हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमारा केमिकल फार्मूला का टॉपिक जो था वो खत्म हो चुका था। हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला दोनों फार्मूला के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसको आपको क्विक एनालिसिस टेस्ट के नाम से पीडीएफ था, उसको आपको बनाने के लिए दिया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपको ये आप खुद से एनालाइज कर सकते थे कि आपको वो फार्मूला बनाने के लिए आया, उसका नाम लिखने के लिए आया या नहीं आया, या फिर उसमें कोई दिक्कत है। तो चलिए आज कुछ उसमें आगे कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। आज बस उसी का रिवीजन कर रहे हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन और लास्ट में दी जाएगी इसमें इन्फॉर्मेशन। और आज जो है सो आपको सिलेबस क्लास 10 का क्या है और क्लास 9 का भी सिलेबस, दोनों सिलेबस आपको आज इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में प्रोवाइड कर दे रहे हैं हम। तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन जो था अभी आपने स्क्रीन पर भी आपने देखा क्वेश्चन की क्या था और अभी हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी है और आयनिक कंपाउंड का भी है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूला में पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड का है और कौन सा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड का है। ये सब देखने के बाद हम लास्ट में आपके क्लास 10 का जो 2020-21 सेशन का जो है सिलेबस क्या है सीबीएसई के द्वारा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर से लिया गया सिलेबस, तो वो सिलेबस क्या है वो चीज आपको दे दिया जाएगा। क्लास 10 का भी सिलेबस और क्लास 9 का भी सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया है और कौन सा चैप्टर उसमें बाकी बचा हुआ है जो कि आपको पढ़ना है इस साल में आपको। तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसे लिंक भी दे दिया जाएगा पीडीएफ का और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा ये पीडीएफ। तो आप कहीं से भी जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और अपने खुद से एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आज हम क्वेश्चन डील करते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको बना, कौन सा सही है, क्या गलती आपने किया। तो देखिए सबसे पहला इसमें फॉर्मूला 10 फॉर्मूला टोटल दिए थे हम आपको और आपको उसी में से क्लासिफाई करना था कि कौन किस में आएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला का अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार से आपको टेबल बना लेना था। इधर फॉर्मूला लिख लेते, फिर कंपाउंड, उसके बाद केमिकल नेम, अगर आपकी इच्छा है तो केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं उसका कि कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है मतलब उसको प्रोसेस उसका लिख सकते थे वैलेंसी के साथ। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल फॉर्मूला पहचानने के लिए आपको उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट जो है मेटल है या नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि आयनिक कंपाउंड जनरली मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो डिफरेंट नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसी बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे इसको कि सबसे पहले ये इसमें जो है आयनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो सबसे पहला देख लीजिए ये है CaCO3 लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा है एलिमेंट मौजूद, इसमें कैल्शियम है और CO3 कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के ये CO3 यानी कार्बोनेट आयन मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें ये आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कैल्शियम क्या है, तो मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैल्शियम का कितना होता है 20, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 एंड 2, यही होगा 8 8 16 2 18 और 2 20। ये क्या चीज हो गया 20 में 2 है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इसका वैलेंसी 2। तो जिसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है 1 2 3 या 4, उसको हम मेटल कहते हैं। 5 6 7 या 8 इसमें से कोई होता है तो इसको हम नॉन मेटल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटल, कैल्शियम मेटल हो गया। और कार्बोनेट CO3, इसमें देखिए दोनों चीज नॉन मेटल है और ये कौन सा CO3 आयन है, कार्बोनेट आयन है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहला एक मेटल से बना है और एक नॉन मेटल से बना है। तो मेटल और नॉन मेटल से बनकर जो कंपाउंड बनते हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो वो आयनिक कंपाउंड होता है, यही होता है। तो ये सबसे पहला हम क्या इसमें पता किए कि ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। चलिए आयनिक कंपाउंड है ये तो हमने पता कर लिया। अब इसका नाम क्या चीज होगा, केमिकल नेम क्या होगा। तो मैंने आपको सिखाया था
कि आयनिक कंपाउंड के केमिकल नेम करने में क्या चीज करना होता है, मेटल वाले को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और राइट साइड में नॉन मेटल को लिखा जाता है। तो ऐसा तो लिखा हुआ है पहले से ही, और मेटल का नाम जैसा का तैसा ही रह जाता है, वैसा ही छोड़ देंगे। और नॉन मेटल के नाम में क्या हो जाता है, आईडी लग जाता है, तो होता है ना। तो इसका कैल्शियम है तो मेटल है तो कैल्शियम ही रह जाएगा ये, तो ये कैल्शियम ही रह गया। और कार्बोनेट, ये तो आयन पहले से ही एक कंपाउंड आयन है, ये आपको पहले ही बताए थे हमने कि आयन के दो टाइप होते हैं एटॉम के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, एक सिंपल आयन और दूसरा कंपाउंड आयन। तो ये जो है CO3 दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के बने हैं ये। तो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर के बनने वाला जो आयन होता है वो कंपाउंड आयन कहलाता है। तो कंपाउंड आयन का CO3 है ये, इसका चार्ज कितना होता है, 2- चार्ज होता है, तो निगेटिव में चार्ज होता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसका तो पहले से ही नाम चेंज होकर के आया है, कंपाउंड आयन का नाम पहले से ही चेंज होकर आता है। तो इसका क्या चीज है, ये कार्बोनेट आयन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोनेट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया इसको कि ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखने का मन है कि कैसे बना ये फॉर्मूला, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कैल्शियम का ये रहा, और कार्बोनेट आयन ये CO3 होता है। कैल्शियम का कितना 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका 2 निगेटिव चार्ज होता है। वैलेंसी और चार्ज इक्वल होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, ये ध्यान में रखना है आपको। क्रॉस ओवर वैलेंसी इसको करेंगे, दोनों में कॉमन टर्म है 2, तो दोनों कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो CaCO3 इसका फॉर्मूला बन गया। इसी को ना लिखे हैं, तो ये समझ गए। चलिए तब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है NaOH। तो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि Na सोडियम है और OH फिर यहाँ पर आयन आ गया, नॉन मेटल आयन हो गया, कंपाउंड नॉन मेटल कंपाउंड आयन हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज -1 चार्ज होता है, 1 माइनस में चार्ज रहता है इसका, आपको पता है कंपाउंड आयन है ये। और ये सोडियम क्या है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी ये मेटल है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आयन। तो इसमें कौन सा हो गया, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया। तो सबसे पहले इसमें भी लिख देंगे आयनिक कंपाउंड है ये। ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, इस प्रकार से पहचानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर। अब इसका बात आया नाम कैसे लिखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, नॉन मेटल के नाम को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मेटल के नाम को वैसे ही लिख दिया जाता है। तो मेटल है सोडियम, तो इसका सोडियम ऐसे ही लिख देंगे। अब नॉन मेटल जो आयन है OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, IDE लग जाता है नॉन मेटल के नाम में अंत में, तो हाइड्रोक्साइड इसका लिख देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, केमिकल फॉर्म नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला। इसका 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका 1 निगेटिव चार्ज होता है, दोनों कैंसिल हो गया, NaOH इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया। समझ गए। तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको पढ़ेंगे कैसे, Al2SO4 का होल थ्राइस। SO4 को पूरा ले लिया गया है ब्रैकेट में, होल थ्राइस 3 बार है इसका 3, तो 3 लगा हुआ है इसके सबस्क्रिप्ट में, तो इसको थ्राइस पढ़ेंगे। 2 लगा रहेगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे इसका। तो चलिए इसका सबसे पहले देखते हैं एल्युमिनियम का 13 नंबर। तो एल्युमिनियम ये हो गया और SO4 एक ये हो गया। फिर इसमें हमको क्या एक पकड़ा गया, आयन पकड़ा गया, कंपाउंड आयन, और ये नॉन मेटल कंपाउंड आयन पकड़ा गया जिसका वैलेंसी 2- होता है। और इसका क्या हो गया, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 283, यही ना होता है 3। तो ये मेटल हो गया 3 प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज, मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है मैंने बताया था, और नॉन मेटल का हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। किससे गेन करेगा, तो नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा वही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और नॉन मेटल गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका 3 हो गया। इसका क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे, कोई अगर कॉमन टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया Al2। और फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला में आपको चार्ज लिखना नहीं होता है, सिर्फ ये जो है सबस्क्रिप्ट, बस सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखना होता है। और SO4 हो गया, और यहाँ 3 भी है तो 3 ये पूरा ब्रैकेट में ले लेंगे तब 3 लिखे, तो यही हो गया Al2SO4। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आयनिक कंपाउंड है। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो मेटल का वैसे ही रह जाएगा एल्युमिनियम, और SO4 कौन सा है, सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट आयन, सल्फेट आयन है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला का ये केमिकल फॉर्मूला जो है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। तो लिख दीजिए एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, ऐसे बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं KNO3। अब इसमें देख लीजिए ये कौन सा आयन होगा, इसमें फिर से NO3 जो है वो क्या चीज आ गया, यहाँ पर सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। ये क्या है, पोटासियम है। तो पोटासियम कितना नंबर का होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2881 हो गया ना, 8 2 10 और 10 8 18 1 19। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी कि ये मेटल हो गया। अब ये क्या है, नॉन मेटल आयन है, कंपाउंड आयन नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने हैं। तो सबसे पहले इसका ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि ये क्या चीज हो गया, ये भी आयनिक कंपाउंड ही हुआ, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, KNO3। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं NO3, ये निट्रेट आयन हो गया। तो पोटासियम का वैलेंसी कितना भी हमने निकाला, 1 पॉजिटिव चार्ज था इसका। अब देखिए NO3 ये 1 निगेटिव चार्ज होता है, माइनस में होता है। तो दोनों का क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे, 1 1 है, कुछ नहीं लिखना है, तो KNO3 इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका नेमिंग की बात करते हैं, इसका फाइनल फॉर्मूला KNO3, इसका चार्ज नहीं लिखना है साथ में, ठीक, 1 है तो 1 वैसे भी नहीं लिखा जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन को तो लिखा ही नहीं जाता है फाइनल फॉर्मूला में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KNO3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटल का वैसा ही नाम लिख देंगे। तो पोटासियम है ये, तो पोटासियम का वैसे ही लिख देंगे। पोटासियम, और NO3 क्या चीज होता है, कौन सा कंपाउंड आयन ये है, तो निट्रेट कंपाउंड आयन है ये, तो निट्रेट लिख देंगे। तो इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा, KNO3 फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम निट्रेट। ये समझ गए आप, इसका फॉर्मूला समझ गए आप। अब देखिए CaCl2 है, तो इसमें दोनों चीज देखेंगे क्या है, Ca और Cl, ये है कैल्शियम और ये है एक क्लोरीन। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, 2882 यही होता है इसका। कैल्शियम 20 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, 20, और इसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका 287, इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी 2 ही होगा, ये मेटल है, और ये 7 हो गया, तो ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने हैं, तो ये भी आयनिक कंपाउंड ही हो जाएगा। ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आयनिक कंपाउंड होगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, दोनों का वैलेंसी नीचे में लिखा जाता है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका, 2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसका 2 पॉजिटिव हो जाएगा इसका, और इसका 8 में से 7 को घटा लेंगे 1, तो 1 ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। कैल्शियम एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों का क्रॉस ओवर वैलेंसी कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड का वैलेंसी फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट का वैलेंसी सेकेंड एलिमेंट के साथ लिखा जाता है। तो Ca1
और Cl2। 1 को लिखा नहीं जाता है तो इसीलिए इसको खत्म कर देंगे, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। यही फॉर्मूला था ना, CaCl2। चलिए, तो इसको हम सबसे पहले ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही है, आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कैल्शियम ही रहेगा। और सेकेंड नंबर में है Cl2, क्लोरीन है ये, तो उसका क्या नाम चेंज हो जाता है ना, और नाम चेंज होकर के नॉन मेटल का नाम किस सफिक्स से एंड होता है, IDE लग जाता है लास्ट में, तो क्लोरीन क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और चलिए, तो आगे देखते हैं, आगे का बाकी 5 कंपाउंड जो बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला 5 कंपाउंड। तो 5 तक हो चुका था, तो ये 6 नंबर, 7, 8, 9 एंड 10 नंबर। तो देख लेते हैं, PCl5 था ये, H2O था ये, और CaO ऊपर में लिख चुके हैं सारा, CS2 और NH3, यही सब था आपका क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन था आपका। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन कंपाउंड होगा किसका। अब इसमें आ गया, देख लीजिए यहाँ पर PCl5, तो P क्या है, ये तो क्लोरीन है, और P क्या है, फास्फोरस। तो अब इसमें फास्फोरस आ गया और क्लोरीन आ गया, तो दोनों को देखते हैं सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, सबसे पहले ये पता करना है, सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, इसका 15 होता है तो ये एटॉमिक नंबर, तो इसका 285 हो जाएगा, और इसका 287, 17 इसका होता है। तो अब देख लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गया, फास्फोरस का 5 और क्लोरीन का 7 आ गया, और दोनों के दोनों नॉन मेटल है, क्योंकि 5, 6 या 7 या 8 आता है तो वो नॉन मेटल होता है, तो दोनों के दोनों नॉन मेटल है। और कौन सा कंपाउंड है जो दोनों नॉन मेटल से ही मिलकर के बनते हैं, तो वो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो आ गया सबसे पहला केस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नेम में एक चीज हमने देखा था कि इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाद में लिखा जाता है, और लेस वाले का जो नाम है वैसे के वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम IDE से चेंज हो जाता है, IDE उसमें लग जाता है अंत में। और इसमें सफिक्स प्रीफिक्स की भी बात कर लें तो सफिक्स तो इसमें IDE लग जाएगा, प्रीफिक्स क्या लगता है, तो प्रीफिक्स लगता जो है इसमें अगर बाइनरी, वैसे बाइनरी कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, जो एक से ज्यादा कंपाउंड जो बनाएंगे उसके लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, ये भी मैंने आपको पॉइंट में लिखाया था पिछले क्लास में। तो अब देख लीजिए PCl5, तो इसके लिए नाम क्या लिखेंगे, और एक पॉइंट हमने ये भी बताया था कि यदि इस फॉर्मूला का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, फास्फोरस, अगर उसके पास वो एक एटम उसके पास है तो उसका नाम वैसा का वैसा ही रहता है, उसका नाम चेंज नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फास्फोरस का फास्फोरस ही रह जाएगा, फास्फोरस। और ये क्लोरीन किसमें चेंज हो जाता है, क्लोराइड में, IDE लग जाएगा, इसका सफिक्स लग जाएगा IDE। अब इसकी प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसका कितना एटम, एक एटम के लिए मोनो, 2 एटम के लिए डाई,
3 एटम के लिए ट्राई, 4 एटम के लिए टेट्रा और 5 एटम के लिए पेंटा। ये सब चीज हमने बताया था। तो ये कितने एटम्स के साथ आया है? 5 एटम है, तो इसका क्या हो जाएगा? पेंटा। और क्लोरीन किसमें चेंज हो जाएगा? क्लोराइड में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटा, पेंटाक्लोराइड, IDE, PENTACHLORIDE, ये पेंटाक्लोराइड है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला का अगर बात कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो इसका फॉर्मूला देखने से पहले हम दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर फास्फोरस और कैल्शियम का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने किया था, तो 2, 8 एंड 5 आया था। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आया, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। 8 में से घटा लेंगे 5, तो इसका वैलेंसी 3। इसका देखिए क्लोरीन का 2, 8, 7 आया, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा इसका वैलेंसी, तो 1 आ गया। अब दोनों का क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे तो हो क्या जाएगा? PCl3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बनता है PCl3 और इसका नाम क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड क्यों नाम होता है? क्योंकि इसके पास 3 एटम है। 3 एटम है तो ट्राइक्लोराइड, 4 एटम है तो टेट्राक्लोराइड, और वहीं पर PCl5 5 एटम हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पेंटाक्लोराइड। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो PCl5 पेंटाक्लोराइड, सिर्फ यहाँ पर ये सफिक्स प्रीफिक्स इसका चेंज हो गया है। ठीक ना? तो अब देखिए अगला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ये तो वैलेंसी की बात की है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऐसे तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, ये नॉन मेटल होता ही है, ये नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शनल केस है। और इसका 2, 6 यही होता है ना, 8 नंबर पर ये एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2, 6 तो 6 हो गया इसका। तो 8 - 6 बराबर 2। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6 था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, तो इसीलिए ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, दोनों के दोनों नॉन मेटल। तो H2O कौन सा कंपाउंड हो गया? ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। दोनों के दोनों नॉन मेटल से मिलकर के बने, इसीलिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सबसे पहले ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसे क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे तो H के साथ 2 लिखाएगा और O के साथ 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला H2O हो गया। ये समझ गए? अब इसका नाम करते हैं, नामकरण इसका आप कर देते हैं क्या? जब फॉर्मूला बन गया है तो नामकरण बहुत जरूरी है। तो नाम इसका क्या होगा? अब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और इसमें एक से ज्यादा अगर एटम होता है, एक होता है, अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा तो उसका तो सफिक्स प्रीफिक्स लगता है। लेकिन मैंने आपको एक लास्ट में एक पॉइंट और लिखाया था, अगर किसी मॉलिक्यूलर बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूला का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चाहे एक एटम के साथ है, 2 एटम के साथ, कितना भी एटम के साथ है, उसका प्रीफिक्स नहीं लगता है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है, तो उसको हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही छोड़ दिया जाता है। ये एक स्पेशल केस है, हाइड्रोजन एक सबसे अलग एलिमेंट ही होता है ये। तो हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रह जाएगा। अगर दूसरा कोई एलिमेंट होता तो उसके नाम में सफिक्स लगते, प्रीफिक्स लगते, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए स्पेशल केस आ गया, तो इसका नाम चेंज नहीं होता है कितना भी एटम के साथ है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये अब बताइए कि कितने एटम के साथ है? इसमें सिर्फ 1 है, इसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ है, इसमें 1 ही है, तो एक ही एटम है, तो इसका एक एटम है, तो इसका एक के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है? मोनो। और ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाएगा? आईडी लग जाएगा लास्ट में, तो ऑक्साइड हो जाएगा, मोनो ऑक्साइड। देखिए मोनो भी लग गया और आईडी भी लग गया लास्ट में, इसका दोनों लग गया, तो इसका हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड इसका फॉर्मूला हो गया H2O, जिसको हम बोलते हैं
तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और उसका फॉर्मूला, ये केमिकल नेम जो हो गया वो हो गया हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, केमिकल नेम हो गया, और फॉर्मूला हो गया H2O। और इसका जो है कॉमन नेम, कुछ एलिमेंट होते हैं जिसका कॉमन नेम से ही ज्यादा जाना जाता है, इसका ये केमिकल नेम से वो कम जाने जाते हैं और कॉमन नेम से ही ज्यादा जाने जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं H2O को वाटर के नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम वाटर के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं वाटर, तो इसको वाटर के नाम से जाना जाता है, वाटर इसको बोलते हैं। इसका ये कॉमन नेम हुआ, लेकिन केमिकल नेम अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका केमिकल नेम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें 2 एटम है फिर भी इसका डाई क्यों नहीं लगाए, डाई हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे, तो आप बताइएगा कि हाइड्रोजन चाहे कितने भी एटम्स के साथ आए, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट याद रखना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ही होना चाहिए। अगर ये 2 नंबर 3 नंबर पर आए तो इसका चेंज हो जाएगा। अगर केमिकल फॉर्मूला का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है तो वो कितने भी एटम के साथ क्यों ना आए, उसका नाम में कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही लिखा जाएगा। और उसके बाद वाले जो एलिमेंट होंगे उसमें मोनोऑक्साइड ये सब लिखा जाता है। और एक और केस होता है, अगर 2 एलिमेंट आते हैं, 2 एलिमेंट मिलकर के अगर कोई एक ही कंपाउंड, सिंगल बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, तो वैसे कंपाउंड में प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर ले तो ये दोनों रिएक्ट करके सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, वो है HCl। तो इसके लिए हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन, ये तो समझ गए, हाइड्रोजन हो जाता है। और क्लोरीन में तो एक मोनोक्लोराइड क्यों नहीं इसको लिखते हैं, इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर के सिर्फ एक एलिमेंट, एक कंपाउंड बनाएंगे, दोनों एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बनाएंगे। तो जो एकमात्र कंपाउंड बनाए उसका नाम में कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको क्लोराइड सिर्फ लिख दिया जाता है, सिर्फ IDE इसमें सफिक्स लगता है मात्र, बस। और वो भी किस लिए, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस को वैसे भी लिखा जाता है और मोर वाले में IDE लग जाता है, ये आपको पता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब से याद रखिएगा कि वाटर का जो होता है केमिकल नेम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है और उसका कॉमन नेम हो गया वाटर। तो आगे देखते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन के बारे में। कैल्शियम देखिए 20 नंबर पर ये आ गया, तो 2882 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और ये हो गया 26, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो ये 20 का है ये, और ये इसका वैलेंस ये एटॉमिक नंबर 8 है। तो देखिए ये 2 हो गया, ये तो मेटल हो गया, और ये जो 6 हो गया ये तो नॉन मेटल हो गया। अब कहां पर केस आ गया, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बन गए। तो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर के बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो बीच में पकड़ा गया ना एक आयनिक कंपाउंड, तो ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड ये हो गए। अब देखिए अब इसका नेम कैसे देंगे, आयनिक कंपाउंड में जो होता है लेफ्ट साइड में, अगर आपको इसका लिखना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो देख लीजिए इसका 2 वैलेंसी और इसका भी कितना 2 वैलेंसी, क्योंकि 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, दोनों में कॉमन 2 है तो दोनों कट हो जाएगा कैंसिल, और CO इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम का वैसे ही रह जाता है, शुरुआत वाले मेटल का नाम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो कैल्शियम, इसका कैल्शियम हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन है तो इसका क्या हो जाता है, ID लग जाएगा इसके अंत में, तो ये ऑक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका फाइनल केमिकल नेम हो गया, इस केमिकल फार्मूला का नेम CaO का नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और ये कौन सा है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब आते हैं CS2, ये हो गया कार्बन, ये हो गया सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 24 हो जाएगा। और ये एक्सेप्शनल केस तो आपको पता ही है, क्योंकि 4 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, और जिसका 1 2 3 4 वाले, जिसका 1 2 3 होगा वो क्या हो जाएगा, मेटल होते हैं,
5, 6, 7 जिसका होता है वो नॉन मेटल होते हैं, और 4 जिसका होता है मेटलॉइड्स, और 8 जिसका होता है वो क्या हो जाते हैं, नोबल गैस हो जाते हैं, इनर्ट गैस हो जाते हैं वो। और उसमें भी एक्सेप्शन है ये हीलियम, उसका 2 ही होता है, इसीलिए वो एक्सेप्शन हीलियम होता है। और यहाँ पर ये एक्सेप्शन 4 है, लेकिन ये मेटलॉइड नहीं है, ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल हो गया, ये एक्सेप्शनल केस होता है कार्बन का। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 4 ही इसका वैलेंसी रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 या 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका वैलेंसी वही होगा। 5 या 6 या 7 या 8 आ जाए तो उसको हम 8 में से घटा लेते हैं, क्या करते हैं उसको हम 8 में से इसको हम घटा लेते हैं, और तब जितना रिजल्ट आता है वही उसका वैलेंसी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसका 4 वैलेंसी हो गया, और ये क्या है, सल्फर है, तो कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सल्फर का क्या हो जाएगा, 2, 8, 6। अब देखिए 2, 8, 6 इसका हो गया, 16 नंबर होता है सल्फर का, एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2, 8, 6, 8 2 10 6 16 हो गया। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 - 6 2 हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो गया। अब देख लीजिए कॉमन टर्म दोनों में है, हाँ है, 2 कॉमन है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन हो जाता है दोनों में उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 और ये 2 हो गया। तो इसका फाइनली क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, C के साथ 1 लिखा जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, और S2, तो इसका फाइनल फॉर्मूला CS2 हो गया। तो ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो दोनों के दोनों नॉन मेटल है, तो कौन सा कंपाउंड हो गया, जो दोनों नॉन मेटल से बने वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। अब इसका नाम जिसका देते हैं, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसके पास एक ही क्या बोले थे, फर्स्ट एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट अगर एक एटम के साथ आया हो तो इसका कोई नाम में प्रीफिक्स नहीं लगता है, एक एटम के साथ आया है तो इसका कार्बन ही रह जाएगा, नाम चेंज नहीं होगा, इसके पास एक एटम है कार्बन के पास, इसीलिए नाम चेंज नहीं होगा। और सल्फर कितने एटम के साथ आया है, 2 एटम के साथ आया है, और इसका तो नाम चेंज होता है, और इसमें सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोवैलेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एटम, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले लिखे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर को बाद में लिखेंगे और उसमें आईडी ही लग जाएगा नाम चेंज होकर के, तो सल्फर तो सल्फाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक सफिक्स भी, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है 2, तो इसका प्रीफिक्स भी ना आएगा, तो प्रीफिक्स 2 का क्या होता है, डाई, बताए थे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई, और ये सल्फर किसमें चेंज हो जाएगा, आईडी के साथ सल्फाइड। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला का नेम, CS2 केमिकल फॉर्मूला का नेम कार्बन डाइसल्फाइड हो गया इसका फाइनल केमिकल नेम, ठीक। तो ये समझ गए आप। तो अब चलते हैं सबसे अंत वाले NH3 पर। इसमें देखिए नाइट्रोजन, इसमें है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, n होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2, 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का तो नॉन मेटल होता ही है, ये नॉन मेटल, तो दोनों का वैलेंसी लिखेंगे, तो ये 5 हुआ था अंत में, तो 8 - 5 तो 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी, और इसका 1, दोनों के क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे, तो क्रॉस ओवर वैलेंसी करने पर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n के साथ 1 लगता है, कुछ भी नहीं, 1 को लिखेंगे नहीं, H और 3, इसका वैलेंसी लिखाएगा 3, तो NH3 इसका फाइनल फॉर्मूला आपको पता चल गया कैसे बन गया इसका फॉर्मूला NH3, तो ये चीज हमने समझ लिया। और दोनों के दोनों यहाँ पर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड, केवल 2 नॉन मेटल से मिलकर बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गए। अब देखिए इसका नाम कैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये एक एटम के साथ आए हैं तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं यूज होगा, तो ये नाइट्रोजन ही रह जाएंगे।
तो ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की बात हमने कहाँ पर किया था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट हो हाइड्रोजन तब वो कितने भी एटम के साथ आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा, उसको हाइड्रोजन ही लिखेंगे डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये 3 एटम के साथ आया है, तो इसमें तो इसका भाई चेंज हो जाएगा, इसका नाम और इसके साथ प्रीफिक्स भी लगेंगे। समझ गए ना दोनों के साथ। फर्स्ट एलिमेंट था तो नो चेंज, चाहे वो कितने भी एटम के साथ आए उसके नाम के आगे कोई प्रीफिक्स नहीं, उसको सिर्फ हाइड्रोजन लिखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट के अलावा कहीं और पर पकड़ा गया वो तो उसके बाद तो उसका ख्याल नहीं, उसका तो नाम चेंज हो जाएगा, फिर उसका नाम बदल देगा। ठीक, तो अब देखिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये हमने पता कर लिया क्योंकि दोनों नॉन मेटल से मिलकर के बने हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट अगर एक एटम के साथ आए तो उसमें कोई प्रीफिक्स नहीं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रह जाएगा। और सेकेंड आए तो उसमें और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें IgE लग जाएगा और IgE के साथ यहाँ पर प्रीफिक्स भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 एटम के साथ आया है, तो 3 के लिए क्या चीज होता है, प्रीफिक्स ट्राई। 3 के लिए ट्राई। और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में IgE लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। तो इसका फाइनली केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, NH3 फॉर्मूला का नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। तो जैसा कि हमने यहाँ पर भी बताया था कि हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को वाटर बोला जाता है, यहाँ पर कॉमन नेम के नाम से कुछ कंपाउंड जाने जाते हैं, उसकी केमिकल नेम से नहीं। तो उसी प्रकार से ये NH3 भी जो है ना, तो ये भी कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं, ये इसके केमिकल नेम से कम जाने जाते हैं। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड कम बोला जाता है, इसका केमिकल नेम ही बोला जाता है, अमोनिया बोला जाता है। ठीक, AMMONI। तो इसका जो कॉमन नेम है एमोनिया, उसी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये था हमारा जो कंपाउंड हमने आपको दिया था समझने के लिए, बनाने के लिए, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाए कि जो हमने सीखा, सारे पॉइंट जो हमने सीखा उसके अनुसार क्या मुझे आया बनाने के लिए या नहीं आया, आपको आया बनाने या नहीं आया, ये चीज आप टेस्ट खुद से कर सकते थे। तो चलिए, उम्मीद है कि इसमें ये सब पढ़ने के बाद, सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए PDF को पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत इसमें फॉर्मूला में नहीं होगी। तो आज हम फॉर्मूला का जो ये टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला का, ये यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारा केमिकल फॉर्मूला का कोई बेसिक क्लास नहीं हो रहा है, ये लास्ट क्लास था हमारा केमिकल फॉर्मूला का। और अगले वीडियो से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF रूल्स वाला चालू कर रहे हैं और उसमें आपको अफवाहू प्रिंसिपल और हंस रूल के बारे में भी बताया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा क्या चालू हो जाएगा, 10th का मैथ से चालू हो जाएगा, मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो ये अगर इसमें अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे जरूर पूछिए। और अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि ये अगर छोड़ दिया आपने तो हो सकता है भूल जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा एक तरह से ये सारे पॉइंट्स। ठीक ना, बहुत सिंपल सा चीज है ये, ज्यादा कोई हार्ड चीज है नहीं, बहुत सिंपल सा है, आसानी से याद हो जाएगा सारा। और रिवाइज करते रहिएगा। और कुछ वीडियो आगे के लिए जो कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी कुछ लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप घर पर ही आप स्टडी कर सकेंगे। अभी लॉकडाउन के समय में अभी बाहर तो जाना संभव नहीं है, जब तक रहता है तो कुछ अदर वीडियोस भी हम प्रोवाइड कर देंगे दूसरे सब्जेक्ट का। ठीक, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं आराम से वहीं पर। तो आपके सिलेबस का PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो या क्लास 10 के स्टूडेंट हो, दोनों के सेपरेटली PDF आपको दे दिए गए हैं, सिलेबस का PDF। उसमें आप जाकर के डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसमें कोर्स का स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी देख लीजिए। और वहां पर कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन एक्सरसाइज है, वो सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए या फिर फेसबुक पेज पर जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।